नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता भाविनी उपाध्याय आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को संविधान दिवस की पूर्व संध्या पे संविधान लिखे जाने की बहुत बहुत बधाई। कल की बात ही आज फिर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है माननीय पंकज कुमार त्रिपाठी जी से वार्तालाप करने का, तो आज भी हम संविधान पर चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई संविधान दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। सर कल की चर्चा के बाद काफ़ी मैंने व्यूज़ पढ़े, लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आज हम चाहते हैं कि आप संविधान क्या है उसको संक्षेप में अपने शब्दों में थोड़ा सा फिर आप बताएं, क्योंकि कल संविधान दिवस है और आज हम लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा और आप जागरूक करें हमारी जनता को संविधान के बारे में। देखिए, संविधान का कई तरह से अर्थ निकाला जाता है। कुछ लोग इसके शब्द का विन्यास करते हैं जिसमें कहते हैं सम यानी समता, धन विधान यानी वह विधान जो समता की स्थापना के लिए बनाया गया। ये भी एक अर्थ हो सकता है। लेकिन जैसे हम कहते हैं योजन यानी जोड़ा जाना, अब वही हम कहते हैं संयोजन, तो उसका मतलब है अच्छे से जोड़ा जाना। तो संविधान का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो विधान को थोड़ा और उस पर भार डाल दीजिए, प्रेशराइज कर दीजिए कि बहुत अच्छा से जो किया गया हो, बहुत ज़्यादा पावर से जो किया गया हो, उसी को संविधान कहते हैं। और बहुत बार किसी चीज़ को दूसरों से अलग दिखाने के लिए कोई एक अलग नाम दिया जाता है। तो इस नाते अन्य कानून विधान हैं, जबकि सभी कानूनों को जन्म देने वाला ये कानून संविधान है। लेकिन अगर हम अपने संविधान को समता की स्थापना के लिए किया गया विधान कहते हैं तो कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती समता की स्थापना ही है आज़ादी मिल जाने के बाद। उसके पहले भी थी, लेकिन तब तंत्र दूसरों के हाथ में था, तो हमारी समानता की लड़ाई उनसे चलती थी। अब अपने में होती है, और इस नाते संविधान, चूंकि संविधान समता की बात करता है, इस नाते इसका नाम संविधान इस दृष्टि से भी सही है, या इस व्याख्या से भी सही है कि समता की स्थापना के लिए बनाया गया विधान संविधान है। अब अगली बात है कि इसी में इसका लक्ष्य भी दिख गया कि समता की स्थापना के लिए बनाया गया विधान। समता किनके बीच? तो समता दो तीन तरह की है, केवल एक तरह की नहीं है। एक तो समता है कि नागरिक के बीच, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऊंच नीच की खाई है, कितने हजारों साल की परंपराएं हैं जिसमें ऊंच नीच शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा, राज्य की शक्ति और व्यक्ति के अधिकार में समता का संतुलन। भाई, हम जिसको गुलाम कहते हैं, क्या है गुलाम? यही तो है कि राजा यानी कि जो राज्य में है उसके पास इतनी शक्ति है कि आपको उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकता है। तो एक समता यह भी कि उसकी शक्ति और लोगों के अधिकार में संतुलन। तो इस तरह से अगर हम मोटे मोटे कहें तो केवल दो ही समता को ले चलें तब भी पूरे संविधान का लक्ष्य मिल जाएगा, कि एक कि लोगों के बीच समता, और दूसरा कि राज्य की शक्ति और नागरिकों के अधिकारों में संतुलन यानी समता। अब अगली बात आती है कि ये संविधान क्यों बनाया गया? जब देश आज़ाद हो गया तो फिर संविधान क्यों बनाया गया? दरअसल देश को आज़ाद कराना हमारा लक्ष्य था कि हम विदेशी सत्ता से मुक्ति पा लें। लेकिन हम देशी सत्ता कैसी बनाएंगे, ये भी तो एक लक्ष्य था। तो जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय समाज में दो तरह की लड़ाई चल रही थी। एक राजनैतिक सत्ता प्राप्ति की कि भारतीयों के हाथ में सत्ता आए, और दूसरा भारतीयों के मध्य समानता की, जिसमें दो तरह की लड़ाई चल रही थी। एक जो सामाजिक असमानता है जाति और धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर तो कम कहेंगे, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर भी कहना बहुत ठीक नहीं है क्योंकि व्यवस्था जातिगत बन चुकी है। और दूसरा लिंगगत भेदता, जो लिंगगत भेदभाव है स्त्री पुरुष का, ये दो, इन दोनों के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ा। हमारी परंपराओं में, कुरीतियों में इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो जब हमने संविधान बनाने की सोची तो हमारे सामने, अब अंग्रेज तो है नहीं, सत्ता तो मिल गई, तो सत्ता पाने की चुनौती नहीं है। अब एक ही चुनौती बची कि समता मूलक समाज स्थापित हो, और जो सरकारें बने वो इस समाज के समता मूलक ढांचे को ही आगे बढ़ाएं, समता की स्थापना को आगे ले जाएं। क्योंकि लिख देने भर समता नहीं हो जाएगी। एक दिन लिख देंगे कि सब समान है तो नहीं हो जाएंगी।
आज़ादी मिलते ही आप लिख देंगे कि सारी महिलाएं बाहर जा सकती हैं, काम कर सकती हैं, तो जो घूंघट वाली महिलाएं तो निकल के बाहर नहीं चली जाएंगी, बल्कि महिलाएं जा सकें इसके लिए आपको सामाजिक बदलाव के लिए राजनैतिक व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, शैक्षणिक बदलाव करने पड़ेंगे। तो इस संविधान में कुल मिलाकर क्या है? समता मूलक मूल अधिकार, जिसमें राज्य हमारा शोषण नहीं करेगा ये लिखा हुआ है, और हम एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे, ये दो बात, ये इसका लक्ष्य है, संविधान का यही लक्ष्य है, जिसको भाग 3 मूल अधिकार के नाम से लिखा गया है। फिर हमारे उत्थान के लिए अगर सरकार कुछ कर सके तो उसका निर्देश दिया गया है नीति निर्देशक तत्व के रूप में भाग 4 में। और हम क्या करें एक दूसरे के लिए, समाज के लिए और देश के लिए, ये मूल कर्तव्य के रूप में भाग 4 को में 42वें संशोधन से 1976 में जोड़ा गया। तो ये 3 हमारे लक्ष्य हो गए। हम हमारे लिए समाज और राज्य क्या करेगा, सरकार क्या जो कर सकती है कर दे, और हम लोग क्या देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए करें। शेष जितने भी प्रावधान हैं वो इसी लक्ष्य को पाने के साधनों की व्यवस्था करने के लिए लिखे गए। अब कोई सरकार समता की बात क्यों करेगी? तभी करेगी जब असमता फैलाने पर गिर जाने का डर हो। सदियों से तो राजा लोग बैठते थे, क्यों नहीं समता की बात कहिए? क्योंकि जो सिस्टम था उसमें असमानता को स्वीकार्यता थी। हर कोई राजा ऐसा करना पसंद करे जरूरी तो है नहीं, लेकिन हमको तो इस तरह का सिस्टम बनाना है कि राजा उसके लिए बाध्य हो। ये नहीं कि राजा की इच्छा है, उसका मन किया तो वो सबको लेकर चलने वाला बना, और नहीं इच्छा किया तो नहीं किया। तो इसके लिए लोगों के मत से सरकार चुनी जाए, ये बहुत जरूरी है। तो इस नाते हमने निर्वाचन की व्यवस्था की, इस नाते हमने सरकार की व्यवस्था की। सरकार को सारा अधिकार दे देंगे तो सरकार अधिकारों का अतिक्रमण कर देगी। तो हमने पहले तो कई सरकारों की व्यवस्था की, बड़ी सरकार, छोटी सरकार, स्थानीय सरकार, दूर की सरकार, पूरे देश की सरकार, और फिर सरकारों को नियंत्रित करने के लिए उपाय बनाए, विपक्ष, मीडिया, न्यायपालिका। तो इस तरह से इस संविधान में इतनी सारी व्यवस्था की गई, यहां तक कि जो सत्ता में बैठा है वो अपने पसंद के अनुसार लोगों को प्रशासनिक सेवा में न भर दे, इसके लिए लोक सेवा आयोग बनाया गया। वो धन का समुचित हिसाब दे, पाई पाई का हिसाब दे, जो सबसे ऊंचे पद पर बैठा वो भी। इस नाते कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की व्यवस्था की गई। सदन में बजट पारित करने की व्यवस्था की गई। सदन में जो बजट पास होगा वो बंद कमरे में नहीं होगा, उसका प्रकाशन होगा ताकि जनता भी देखे। तो इस तरह से इस संविधान के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाली ही सरकार आए और आती रहे, इसका उपाय किया गया है। जी सर, बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा महत्व बताया संविधान का। लेकिन आपको नहीं लगता है कि संविधान अपने अर्थ को सार्थक नहीं कर पाया? और दूसरा क्या है कि संविधान बनने में जैसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, जैसा कि हम पढ़े हुए हैं और सब जानते भी हैं। लेकिन लोग कहते हैं आज बना होता तो तुरंत बन जाता, कट पेस्ट है, कहीं से लिया गया है, कहीं का छापा गया है, तो उसको लोग मानते ही नहीं है कि वो हमारा संविधान है। क्योंकि अगर संविधान, आपके हिसाब से अगर संविधान को देखा जाए जिस तरीके से आप संविधान को बता रहे हैं, तो देश बदल जाना चाहिए था, देश में सुधार हो जाना चाहिए था। आपने 2 प्रश्न एक साथ किए हैं कि एक तो कि क्या संविधान में जो लक्ष्य चुना गया था, रखा गया था, और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकारें और व्यवस्था बनाई गई, उन सरकारों और व्यवस्थाओं के बावजूद वह लक्ष्य पाया गया? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इसके निर्माण में इतना समय जो लगा, तो ये मैंने भी एक मंच पर इस प्रश्न का उत्तर दिया है पहले भी कि आज का ज़माना होता तो कॉपी पेस्ट तो है दुनिया की संविधानों का, और हम इसको कुछ ही दिन में बना लेते। इस पर एक बात ये जान लीजिए कि संविधान में क्या लिखा है यह अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होता है। आम जनता के लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि संविधान किसने लिखा है। तो संविधान लिखने वालों की यदि जनता में पूछ नहीं होगी, उनकी इज्जत नहीं होगी, उनके प्रति लोगों में अच्छा भाव नहीं होगा, संविधान लिखने वालों के प्रति जनता का विश्वास नहीं होगा, तो इसमें कितना भी अच्छा आप लिख देंगे कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा, चर्चा होती रह जाएगी, पता नहीं कौन लिखा, क्या लिखा। अगर लिखने वाले के प्रति लोगों का विश्वास है तो फिर वो कुछ गलत भी लिख देगा, लोग मान जाएंगे।
अब सवाल ये बनता है कि तो क्या उन लोगों ने गलत लिखा या अच्छा लिखा? लोग तो अच्छे थे तभी मान्यता चल रही है। उन लोगों ने पूरी दुनिया से जो कॉपी पेस्ट की बात होती है, जी हाँ, ये पूरी दुनिया से कॉपी पेस्ट है। आपके देश में लोकतंत्र कहीं चोल साम्राज्य में कहा जाता है, वो कितना लोकतंत्र था, एक तो ये सवाल उठेगा। दूसरे, आबादी कितनी थी? अब राजा जहांगीर के दरबार में भी न्याय होता था, लेकिन जहांगीर का राज्य कहाँ तक था? उड़ीसा तक। अब पता लगाइए कि क्या उड़ीसा से 4 आदमी पहुंचे होंगे जहांगीर के दरबार में? कभी नहीं पहुंच पाए होंगे। तो जहांगीर की न्याय प्रणाली को लेकर के हम कह दें कि नहीं, न्याय प्रणाली तो थी और केवल जहांगीर तक ही हमारा अध्ययन हो या वहीं तक रही हो, तो वो गलत उदाहरण हो जाएगा। आज के जैसा लोकतंत्र नहीं रहा होगा। तब जो लोकतंत्र की बात हुई है, बहुत छोटी सी आबादी थी और एक नगर भर में वो व्यवस्था चलती थी। उस नगर के लोग ही उस व्यवस्था को चलाते थे। अगर कहीं लोकतंत्र था तो भी, और वो कहीं कहीं मिलता है आपवादिक रूप में, वो भी उन्हीं नगरों में हो पाया जहाँ के लोग लगभग एक बराबर स्तर के थे, और अगर भिन्न भिन्न स्तर के थे तो बराबर स्तर के लोगों में ही चल पाया था। इस तरह से आपके गांव में पंचायतें भी चली हैं, राजकाल काज में भी चली हैं, राजाओं के दौरान भी चली हैं। इतने बड़े संविधान के जरिए देश को चलाने के लिए पूरी दुनिया से अच्छी चीजें लाकर लिखी गई, तो कॉपी पेस्ट कहना इसलिए गलत है कि कहीं का यूं ही उठा के नहीं रख दिया गया। पूरी दुनिया से अच्छी चीजें लाई गई। अब सवाल यह है कि दुनिया से जहां से जो चीज लाई गई, क्या वो उस देश की है? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए, मूल अधिकार कहां से लाया गया? मूल अधिकार लाया गया अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में खुद मूल अधिकार कब लिखा गया? तो अगर हम मान लें कि उसके मूल संविधान में लिखा गया, मूल मान लेते हैं, वैसे संशोधन से लिखा गया कि हम मूल मान लेते हैं, क्यों मूल वहीं लिखा गया, तो अभी 1776 में वो देश आजाद हुआ। तो 1776 के पहले तो वहां भी वो नहीं था। अब वहां क्यों नहीं था? क्योंकि वो भी एक गुलाम देश था, और उसके पहले उसका पता ही नहीं था, या वो ट्रेडिशनल कंट्री थी जैसे हमारे यहाँ परंपराएं थी। तो आप अगर ये कह देंगे कि मूल अधिकार अमेरिका से है, तो वो अमेरिकन उत्पत्ति नहीं है, बल्कि वो उसी समस्या को निपटने के लिए मनुष्य द्वारा किया गया उपाय है, जिस तरह की समस्या से हम उलझे थे, जूझे थे और निकले थे। तो दो में से एक बात हम करते कि या तो हम फिर से सोचते और लिखते, या कहीं लिखा था हम लाके स्वीकार कर लिए। लेकिन हमने इसलिए नहीं स्वीकार किए क्योंकि अमेरिका के संविधान में है, हम इसलिए स्वीकार किए क्योंकि हमारे देश के लिए वो अनुकूल हम पाए। और एक बात आओ, हम उसको ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार किए हैं, चूंकि वो बात पहले वहां इवॉल्व हुई है, उसकी उत्पत्ति वहां हुई है, इस नाते हम मान लेते हैं कि हमने वहां से लिया, लेकिन हम उसको अपने यहां के समरूप ढाले हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको ज्यों का त्यों ले लिए। तो इस नाते ये कहना कि दुनिया के संविधानों से कॉपी पेस्ट है, इसमें दो बातें आएंगी। एक तो संविधानों से, किसी दुनिया की पुरानी परंपराओं से नहीं है। और किसी भी मुल्क में संविधान कब पैदा हुआ? जब से लोकतंत्र की पुकार उठी है आधुनिक काल में। तो लोकतंत्र की पुकार कहां उठी? जहां राजशाही ने तानाशाही किया, या किसी देश ने दूसरे देश पर कब्जा कर लिया, उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन चलाया। तो जब आंदोलन चला करके लोग क्रांति करके आज़ादी पाए, तो वो अपने आज़ादी के लिए ऐसी सरकार बनाना चाहे कि जो दोबारा उनको गुलाम न बना दे और सुरक्षा भी करे, उनके अधिकार भी दे। हमको भी ऐसी ही सरकार चाहिए थी। तो इस नाते हमने वो चीज़ दुनिया से खोज ली जो हमको उस समय जरूरी था। इसका एक उत्तर मैं और भी देता हूं, अगर इसको हट न बनाया जाए तो हम कौन संविधान लागू करेंगे? अगर हम अपनी परंपराओं में जाकर के कानून बनाने लगे तो हमारी तो सारी परंपराएं भेदभाव पर हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमारी परंपरा में जो है ही नहीं, उससे आगे जाने के लिए या तो हम उत्पन्न करते और या फिर जो है हम दुनिया से लेकर आते। एक बात और भी मुझे कहनी है, मैं खुद भी अपनी क्लास में कहता हूं, मेरी किताब में भी लिखा है, आप सबको पढ़ाया है मैंने। मैं ये कहता रहता हूं कि इस संविधान के लगभग 3/4 हिस्से भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब सवाल है कि भारत शासन अधिनियम तो अंग्रेजों ने बनाया, ये कहना अर्ध सत्य है, यानी अर्ध झूठ है। भारत शासन अधिनियम 1935 जो बना, वो हमारी ही लड़ाई की वजह से बना। शुरू में तो अंग्रेज आए थे तो नहीं बनाए थे ना। जब 1857 की क्रांति में हमारा कत्लेआम वो कर रहे थे और हम लड़ रहे थे और तलवार चल रही थी,
तोप के गोले हमारे पर दग रहे थे, क्या तब 1935 के कानून की कल्पना भी की जा सकती थी? नहीं। तो हमने लड़ाई लड़ के 1935 के भारत शासन अधिनियम को बनवाया था। अब हमको उसके आगे भी कुछ बनवाना था। तो जहां तक हम बनवा चुके थे वो चाहे कोई बनाया हो, वहां तक ले लिए स्ट्रक्चर के तौर पर, और शेष हमने अपना बना लिया। बहुत सारी चीज़ अपनी जोड़े, बहुत सारी चीज़ जो जहां कहीं बनी थी वहां से अध्ययन करके ले आए। तो जब समस्या एक जैसी होगी तो इलाज भी एक तरह का होगा। अगर कहीं से इलाज खोज लिया गया है तो हम केवल इस नाते तो नहीं ना फेंक देंगे क्योंकि उनका खोजा हुआ हम फिर से खोजें, ये तो कोई अच्छी बात होगी नहीं। तो इस नाते ये कहना ये संविधान की आस्था के प्रति साजिश है। एक तरफ तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो जब वसुधैव कुटुंबकम है तो क्या अमेरिका में आग लगेगी तो वो पानी से नहीं बुझाते हैं? वो किसी से बुझाते हैं? वहाँ के लोगों को प्यास लगेगी तो पानी नहीं पीते हैं? पीते हैं। ठीक। अब आइसलैंड एक देश है, वहाँ के लोगों को भूख लगती है क्योंकि वहाँ अनाज बिल्कुल नहीं होता, शून्य, अब तापमान -40 डिग्री होता है। तो ज्वार भाटा में वो समुद्र के नीचे बर्फों के अंदर घुस के जा करके मछलियाँ और जीव जंतु उसमें से बीन कर लाते हैं बाल्टी भर के। उनके यहाँ उस तरह से निकालना है, हमारे यहाँ हल चला के जोतना है। ये अंतर है। तो हमने अंतर किया कि नहीं किया? लेकिन जिन समस्याओं में अंतर नहीं है, जिन जरूरतों में अंतर नहीं है, उसमें हम कैसे अंतर कर पाएंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक और सवाल था सर जहन में कि संविधान के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी होती रहती है, तो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है या संविधान सभा ने लिखा है? तो हम क्या माने? देखिए, इसका बहुत सरल उत्तर है। पहले तो किसने लिखा मैं ये बताऊंगा, और ये सवाल क्यों पैदा हो रहा है इस पर भी चर्चा करूंगा। सर ये लगातार उठ रहे हैं ये सवाल। हाँ, ये सवाल खूब उठते हैं। हाँ। जैसे हम कहते हैं कि भारतीय दंड संहिता मैकाले ने लिखी, तो उस समय तो संसद थी भारत में, ठीक है, कि उसमें सारे लोग अंग्रेज थे, उसमें कोई हिंदुस्तानी नहीं था। तो किसी भारतीय के चुने जाने का अधिकार पहली बार 1861 में मिला था, 1861 में, और 1860 में ही आईपीसी पारित हो गई है। तो तब भी जो भी केंद्रीय विधानमंडल था पारित तो उसने किया। फिर हम ये क्यों कहते हैं मैकाले संहिता? थोड़ा और आगे चलिए, मैकाले ने ड्राफ्टिंग शुरू की लेकिन पूरी भी नहीं कर पाए थे। अब मैं पाया था नहीं कहूँगा, मैं पाए थे कहूँगा, क्योंकि मैं मैकाले के महत्व को संविधान के संबंध में समझ रहा हूँ। तो मैकाले पूरी ड्राफ्टिंग कर भी नहीं पाए थे। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, और आईपीसी की ड्राफ्टिंग द्वितीय विधि आयोग ने पूरी की है, वो 55-56 में ही चले गए। तो उसके बाद 5-7 साल और प्रयास हुआ है। फिर हम उसको मैकाले संहिता क्यों कहते हैं? ये हमारा श्रेय देने का एक तरीका है कि जिस व्यक्ति ने उसकी मूल ढांचे की रचना की, जिसने पूरा प्रयास किया, जिसने उसमें सबसे ज़्यादा दिमाग लगाया, हम उसको श्रेय देते हैं। तो ये एक श्रेय है इसी तरह से कि हमारे संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। क्यों हम श्रेय देते हैं? क्योंकि दो तरह की कल्पना करिए, जैसे मैकाले की ही कल्पना कर लीजिए। तो मैकाले ने भारत की सारी परंपराओं का, लोगों के मनोविज्ञान का अध्ययन किया आईपीसी लिखने से पहले। गाड़ी चलाने वाला इकवान ही हो, बहुत से उनके असिस्टेंट रहे होंगे और बड़े क्वालिफाइड लोग रहे होंगे, पूरी टीम रही होगी, लेकिन श्रेय किसको दिया जाता है? मैकाले को। और मैकाले ने उस टीम के सहयोग से जो ड्राफ्टिंग की होगी वो खुद तो उन्होंने पारित कर नहीं दिया होगा, पारित तो केंद्रीय विधानमंडल ने किया होगा। वहाँ यूं ही पारित नहीं हो गया होगा कि चूंकि मैकाले पेश कर रहे हैं तो पास कर दो, वहाँ बहस हुई होगी, बहुत से प्रावधान संशोधित किए गए होंगे। इसके बावजूद भी मैकाले को हम श्रेय देते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी मूल संरचना का गठन किया था, उसके लिए प्रयास किया था। अब यहाँ आते हैं एक और श्रेय पर आइए। जैसे हम कहते हैं कि रियासतों का एकीकरण कौन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम देते हैं, लौह पुरुषों को कहते हैं। लेकिन वो तो हमको दिसंबर 1950 में ही छोड़कर चले गए, और रियासतों का एकीकरण 1947 से शुरू हुआ और सन 56 तक चला। तो 10 साल के कार्यकाल में महज 3 साल ही वो जिंदा थे। फिर हम ये श्रेय उनको क्यों दे देते हैं? इसलिए देते हैं कि रियासतों के एकीकरण की पूरी योजना वो बना दिए और बहुत हद तक अमल भी करा दिए, अब उसको बस आगे लागू करना पड़ता। तो हम इस नाते श्रेय देते हैं। अब आते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर। एक हो गई नीचे की टीम जिसमें BN राव हो गए या इनकी ड्राफ्टिंग कमेटी के
और सदस्य लोग हो गए, वो सब लोग मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा संविधान सभा की तमाम कमेटियां थीं, वो तरह तरह की रिसर्च करके इनको पेपर दे रही थी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी लिखती थी, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनको देखते थे और वो अपने बुद्धि से उनको जांच करके कहते थे कि हाँ ये ठीक है, ये जाने लायक है। अब वो दो काम कर रहे थे, एक तो सारा जो संग्रह हुआ उसको जो टीम लिख रही है उसको भी वो जांच करके अपने हिसाब से फाइनल ड्राफ्ट, हाँ जी हाँ फाइनल, यस फाइनल कर लिया उन्होंने। ऐसा नहीं कि अकेले कर रहे थे, चर्चा करके कर रहे थे, लेकिन उनकी एक अथॉरिटी थी। अथॉरिटी केवल पद की नहीं थी, ब्रेन की भी थी, उनकी सोच की थी। तो उस सोच के नाते उनकी अथॉरिटी थी। अब इसके बाद आई बात कि संविधान सभा में उस पर बहस करके पारित करवाना है। तो ऐसा नहीं है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट बनाया वो एज इट इज पास हुआ, बहुत बदलाव किए गए, लगभग वो बदला है, लेकिन सारी बातों पे बहस कौन कर रहा था? ड्राफ्टिंग कमेटी की ओर से। तब सरकार तो थी नहीं जो बिल लाई है, बिल तो ड्राफ्टिंग कमेटी लाई है और संविधान सभा में 6 सदस्यों से उसकी चर्चा करके समझाना है। तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते और सबसे ज्यादा विद्वान होने के नाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही इसका पक्ष रखते थे कि इसमें यह प्रावधान इसलिए होना चाहिए, लोगों को समझाते थे। राजनीतिक सहमति बनाने का काम नेहरू जी का था, पटेल जी का था और लोगों का था, लेकिन तार्किक सहमति बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब की थी। तो इस नाते ये कहा जाना कि संविधान की रचना बाबा साहब ने की है, यह श्रेय देने के हिसाब से कहीं भी गलत नहीं, कहीं भी गलत नहीं है। यह संविधान सभा भी उनको श्रेय देती, जैसे आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो क्या अकेले वो निर्माण कर दिए? नहीं, लेकिन श्रेय दिया जाता है। वैसे ही जैसे राष्ट्रपिता कह दिया गया महात्मा गांधी को, क्यों कह दिया गया? क्योंकि राष्ट्र के रूप में आज़ादी के समय सबको जोड़कर खड़ा कर देने का काम उन्होंने किया था। अब बहुत से लोग असहमत थे, लेकिन और आज भी उनसे असहमत हो जाते हैं, तो ये श्रेय उनको दिया गया। वैसे ही अगर भारत में समतामूलक संविधान, न्यायपूर्ण संविधान का जनक किसी को कहा जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कहने में कोई कहीं भी रत्ती भर भी अतर्क नहीं है। किसी दूसरे के साथ कोई ज्यादती या अपमान या उसकी अवहेलना नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही इसकी रचना की, इस कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका दूसरा पहलू है कि ये क्यों कहा जाता है। अब यहां मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि बहुत ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा और मेरे शब्दों को ही सुनिएगा, न कि नाम और टाइटल पर ध्यान दे करके तब कहिएगा कि ये तो इसलिए लिख रहे हैं। वैसे 99% लोग तो उसी भाव को ले रहे हैं जिस भाव में हम लोग बात कर रहे हैं। इक्के दुक्के लोग कभी आकर के जातिगत टिप्पणी कर रहे हैं, वो विकसित नहीं हो पाए। तो ऐसा नहीं है कि ये कह देना कि संविधान बाबा साहब ने ही लिखा है, ये केवल बाबा साहब को चाहने वाले ही कहते हैं। ये संविधान को न पसंद करने वाले भी यही कहते हैं, कह रही हो तो बाबा साहब ने लिखा, कोई हमारे नेता ने लिखा। आप बताइए कि अगर बहुत शोर से, बहुत जोर से, शोर से, पूरी दमखम से कह दिया जाए कि बाबा साहब ने लिखा, तो जो वर्ग बाबा साहब को मानता ही नहीं होगा, और हैं ऐसे लोग, आज भी भारत के 30% घरों में ही बाबा साहब की फोटो या आदर्श के रूप में बाबा साहब को लिया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रैली में बात कर देते हैं लेकिन अंदर नहीं मानते। हाँ, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और बहुत अच्छे से बढ़ रही है। और मैंने कल की वीडियो में कहा था कि भी तो इनको हजारों साल तक इनकी रोशनी बढ़ेगी, इसमें किसी का दोष नहीं, इसके लिए कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे। तो संविधान को कमजोर करने वाले भी ये बात बहुत जोर शोर से कहते हैं कि ये तो बाबा साहब ने लिखा है। हाँ, वो बाबा साहब नहीं कहते, वो थोड़ा गंदा शब्द प्रयोग कर देते हैं कि तो उन्होंने लिखा, जिससे कि उनके प्रति पहले जो भाव जिनके मन में गंदा है वो संविधान को भी गंदा मान ले। अभी देखिए एक वीडियो वायरल हुआ था, एक महंत जी बोल रहे हैं कि कोई हमने लिखा है, तुम्हारे उन्होंने लिखा हो, तुम्हारे लिए लिखा। तो ये खतरा भी है, ये कह देना कि नहीं बाबा साहब ने लिखा है, ये सम्मान के साथ साथ खतरा भी पैदा कर देता है। हमें इस खतरे को भांपना है और एक इसमें अपमान भी है। ये कहने में नहीं कि बाबा साहब ने लिखा, नहीं, ये कह देने में कि बाबा साहब ने ही लिख दिया, संविधान सभा को खत्म कर देना, एक तरह का अपमान भी है। पूछिए कैसे? ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने बड़े विद्वान,
तो पंकज त्रिपाठी कितने बड़े माने जाएंगे? इतने बड़े। लेकिन नेहरू जी कितने बड़े माने जाएंगे? इतने बड़े। सरदार पटेल कितने बड़े माने जाएंगे? इतने बड़े। तो इन लोगों ने अगर इनको अपना अध्यक्ष बनाया तो ये बड़ा सम्मान हो जाएगा ना। आप बताइए कि जो उसको लौह पुरुष कह रहे हैं, जिसको भारत की एकता को, अखंडता को स्थापित करने वाला नायक कह रहे हैं, वो इनको अपना नेता मान रहा है। जिसको आधुनिक भारत का जन्मदाता कह रहे हैं, वो इनको अपना नेता माने। तो संविधान सभा ने उनके बनाए दस्तावेज पर सहमति दी, ये ज्यादा उनके लिए सम्मान की बात हो जाएगी। तो हम सब कहें, जैसे हम कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो क्या राष्ट्र के पिता हैं? आप अन्य लोगों को नजरअंदाज करके राष्ट्रपिता नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि हम राष्ट्रपिता कह रहे हैं, इसका हल्का महत्व है। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर से कहा था रेडियो पर कि हे भारत के राष्ट्रपिता, भारत की आज़ादी का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है, आप देश को आगे लेकर लीड करिए, और उनके कहने पर वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी जब कह देंगे राष्ट्रपिता, तो ज़्यादा बड़ी मुहर मिल गई कि कोई भावनी उपाध्याय कहे कि नहीं हम राष्ट्रपिता मानेंगे। तो इस बारीक बात को बहुत शिद्दत से महसूस करना है, खासकर जो लोग बाबा साहब को बहुत मानते हैं दिल से, उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझिए कि आप ही नहीं है जो उनको मान रहे हैं। संविधान सभा में हर धर्म वर्ग समाज के सबसे प्रकांड विद्वान बैठे थे, उन लोगों ने माना था, और उन लोगों ने कोई झगड़ा करके नहीं माना था, दिल दिमाग से स्वीकार कर लिया था। तो इस नाते एक आप गुलदस्ता बनाइए जिसमें सबसे बड़े फूल के तौर पे बाबा साहब को रखिए, से सारे फूल को रखिए, अब कितना सुंदर दिखाई देगा, है ना। तो उनको अलग मत करिए, क्योंकि आप तो भाव से अलग कर रहे हैं, कुछ लोग दूरा भाव से भी उनको अलग कर रहे हैं, पता नहीं चलता है कि वो क्यों कर रहे हैं। तो इस नाते हम ये कहेंगे कि संविधान की रचना का श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को दिया जाना चाहिए। उस भारत के संविधान के निर्माता कहे जाएंगे, उनके नाम के आगे पीछे लगना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं। एक प्रश्न बच गया है, वो पहले प्रश्न में था कि संविधान के लागू हुए भी क्या ये अपना लक्ष्य नहीं पा सका तो इसको फेल माना जाए। मैंने कहा था कि अपने अर्थ को चरितार्थ नहीं किया। पहली बात तो ये है कि ये कह देना कि संविधान अपना लक्ष्य नहीं पा सका, ये अर्ध सत्य नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि 1/10वां सत्य है, और एक तरफ से कहूँगा 90% सत्य है। आप कहेंगे कि सर एक तरफ कहना 10% ही सत्य है। 10% सत्य मैं तब कहूँगा जब मैं कहूँगा कि आप जब आज़ादी पाए तब कहाँ थे, जातिगत ऊंच नीच की खाई तब, और अशिक्षा की, गरीबी की, मान्यताओं की इस तरह की थी कि एक खास जाति की बस्ती में लोग मजदूर बुलाने के लिए जाते नहीं थे, दूर से गाली देकर बुला देते थे, और अगर कोई नहीं गाली देकर बुलाया तो उसकी अपनी अच्छाई थी। ऐसा नहीं कि हर समय हर लोग गंदे ही थे, अच्छाई थी। इतना ज़्यादा गैप था। इस संविधान ने इतने ही वर्षों में हजारों सालों की कुरीतियों को अगर कम कर दिया, रजवाड़े सारे राजा खत्म हो गए, जबकि अंग्रेज जब गए तो 567 राजा छोड़कर गए, हजारों जमींदार बनाकर वो गए थे। तो हजारों जमींदार और राजा को आपने हटा दिया इसी संविधान के दम पर। स्त्री पुरुष बराबर बैठ रहे हैं, स्त्रियां हवाई जहाज चला रही हैं, ट्रेन में कोई ये नहीं पूछेगा कि ऊपर कौन सी जाति वाला बैठा है, नीचे कौन सी जाति वाला बैठा है। जिसका टिकट रिजर्व है वो सीट में पर सोया हुआ, जिसका नहीं रिजर्व वो नीचे चप्पल के पास चादर बिछा के सोया, वो पूछेगा ही नहीं, ना उससे कोई कहेगा कि तुम इस जात के हो के यहाँ क्यों सो गए। अभी बहुत पहले की बात है, और इसको किसी को गलत नहीं मानना चाहिए। परंपराएं धीरे धीरे बदलती, एक दिन में नहीं बदल देंगे आप। हाँ, उसकी रफ्तार तेज होनी चाहिए। तो 90% लागू हो गया एक तरफ से, लेकिन जो दूसरी तरफ से मैं कहूं कि 90% लागू नहीं हुआ, ये भी अच्छी बात है। हमारे अंदर भूख है कि इतना देर क्यों लगा, और जल्दी न्याय हो जाए। लेकिन फिर यहां दो बातें हैं। एक तरफ तो जो लोग न्याय प्रिय हैं, जिनको लगता नहीं और जल्दी हो जाना चाहिए, और कुछ संविधान की बात भी नई बुराइयां पैदा हुई हैं, उनसे भी हम जूझ रहे हैं। जैसे नेता भड़काऊ भाषण दे करके या जज्बाती भाषण देकर हमारा वोट चुरा ले रहे हैं, और फिर चुनावी वादे भूल जा रहे हैं। अब हमको ये फिक्स करना पड़ेगा कि 5 साल में यही करना है, चाहे जो पार्टी आए, जो भी पार्टी आए। अभी आज ही हमारी एक सज्जन से बात हो रही थी, वो बड़े क्रांतिकारी विचार दे रहे थे। एक 5 मिनट तक तो मैं उससे नाराज होने लगा, लेकिन फिर मैं रोका हूं कि देखो तो ये व्यक्ति कहना क्या चाह रहा, क्योंकि इसकी आलोचना कर रहे थे। और फिर वो ये कहे कि वो जो आदर्श बताए, मतलब एक नए संविधान की बात वो कर रहे थे, लेकिन और अनोखा।
वो कहे नेताओं के हाथ में छोड़ा ही न जाए, टारगेट फिक्स किया जाए कि 5 साल में देश को यहाँ से यहाँ ले जाना है। मैं अभिभूत हो गया कि अरे वाह, इन पार्टियों को चुनावी एजेंडा सेट करने की बात ही फिर क्यों की जाए। ये लोग अपना एक ही एजेंडा सभी पार्टियों का रहेगा कि इतना आपको करना है 5 साल में। हाँ, कुछ चीज़ें होंगी जिस पर मतदान होगा, और इसके बाद जो है एक विचार उनका है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये लागू होगा, उनका जो विचार था। और पार्टी कोई भी आए करना वही, अब किसको जनता अपना विश्वास देती, यानी किसको जनता ये मानती है कि हाँ इस तरह की बातें ये कर पाएगा, उसको जनता वोट दे देगी। लेकिन करना वही पड़ेगा। तो 5 साल के लक्ष्य बनेंगे। तो पंचवर्षीय योजनाएं पहले चलती थी, पहले लक्ष्य बनते ही थे। हाँ, उस पर चुनाव नहीं लड़ा जाता था, लेकिन योजनाएं बनती थी। वो योजनाएं पंचवर्षीय योजना की बना करके ही देश को हरित क्रांति ला करके अनाज में आत्मनिर्भर किया गया। भारत परमाणु शक्ति संपन्न बन गया और भारत की विश्व में राजनीतिक हैसियत हो गई। तो इस संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया। अगर हमें कम मिला, ऐसी भूख है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी भी बिहार की जाति सर्वे के आधार पर पता चला कि बहुत सारे लोग बिना घर के हैं। उड़ीसा में बहुत सारे लोग भूखमरी से मर जाते हैं। तमाम इलाकों में बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं मजबूरन, जबकि कुछ लोगों के पास बहुत धन चला गया। तो क्या इसमें संविधान की खामी है या संविधान का पालन नहीं, हमको ये देखना पड़ेगा। संविधान में लिखा है कि अर्थ का संकेंद्रण न हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, और सरकारें सारा संकेंद्रण कर रही हैं। तो जब जनता ये जानेगी कि संविधान में ये लिखा है, तब जनता समझेगी कि सरकार का दोष है। नहीं तो यही सरकारें आज संविधान की अवहेलना करके गलत करवाएंगी और बाद में कहेंगे संविधान खराब था, संविधान खराब था, फिर यही जनता कहेगी संविधान हटा दो। बिल्कुल। तो इस नाते जनता की जागरूकता की कमी के कारण से संविधान जो नहीं लागू हो पाया, नहीं हुआ, या जो परिस्थितियां थी जिसमें धीरे धीरे बदलाव होता है, यही 2 कारण थे जिससे नहीं लागू हो पाया है। अन्यथा हमारा संविधान बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है और यहाँ लोग अपने अधिकारों के प्रति बहुत तेजी से जागरूक हो रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। जो नहीं हो रहे हैं वो जुड़ेंगे हमसे और आगे भी जागरूक होते रहेंगे। ये जो जागरूकता का मुहिम हमने चलाने की कोशिश की है, हमें लगता है कि इससे बहुत जल्दी ही लोग अपने अधिकारों के बारे में जान जाएंगे। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण और अहम सवाल जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, वो भी आपका सहयोग करना चाहते हैं, तो कैसे वो इस जागरूकता अभियान में वो कैसे सहयोग कर सकते हैं आपको? देखिए, सहयोग करने के तो बहुत से रास्ते हैं जी। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं और अपनी बात हमारे तक भेज रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। जो लोग हौसला अफजाई करते हैं उनका भी बहुत एक तरह का योगदान होता है। कुछ लोग जो तार्किक आलोचना लिखते हैं, जैसे कहीं मैं तथ्यात्मक गलत बोल दिया, लोग सही भी कर देते हैं, वो भी अच्छा लगता है। ये एक व्यवहारिक सहयोग है। इसके अलावा एक सक्रिय सहयोग इस तरह से हो सकता है कि ये एक जागरूकता अभियान है जी। तो ये वीडियो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लेंगे, भाई एक बात तो ये कि आप मेरी बात सुनिए और फिर सबको बताइए। दूसरा ये है कि इसी वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, मोबाइल सबके हाथ में है, और आप ये लिख दीजिए कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मतलब एक तरह से उसको ड्राइव के तौर पे कर दें, थोड़ा इंड्यूस कर दें अपनी ओर से, तो लोग धीरे धीरे और लोग जुड़ेंगे और ये जागरूकता बढ़ती जाएगी। तो एक तरह से सबका कंट्रीब्यूशन अपने आप संविधान की जागरूकता में आ जाएगा। देखिए सर, आप लोगों को कितना छोटा सा काम बता रहे हैं कि बस आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो इसी से आप इस मुहिम में जुड़ जाएंगे। संविधान के तहत हम लोग ये भी काम तो कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। अनुच्छेद 19(1) में लिखा हुआ है। बिल्कुल। हम लोग तभी तो बात करके जागरूक कर पा रहे हैं। हमें सबसे पहली शर्त लगानी पड़ेगी स्कूल खोलने की। हमें पूछना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा, स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हो, कितने स्कूल खोल रहे हो। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, फ्री, एकदम फ्री। इक्वलिटी बहुत जरूरी है, और इक्वलिटी किससे आएगी? सबको पढ़ने का समान अवसर मिले। फिर जो नहीं पढ़ेगा वो जितना उसकी क्षमता होगी या जिधर लगा होगा वही काम वो करेगा, चाहे कहीं से पैदा हो। इस संविधान की ही तो देन है कि आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनता, संविधान ने इतना तो कर दिया। तो संविधान ने बहुत कुछ किया भी है, और हम इसकी रखवाली करने के लिए एक ही काम कर सकते हैं कि जागरूक बने, जागरूकता फैलाएं। एक और सवाल है सर, आज सुबह मुझसे कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि
तो संविधान भी सर बदल दिया जाएगा जब इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो इस बात की क्या गारंटी कि आने वाले समय में हम इसी संविधान के साथ कंटिन्यू करेंगे? जैसे आप देख ही रहे हैं कि अभी आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल मैनुअल पूरा चेंज कर दिया गया है। तो इस बात की क्या गारंटी कि कल को नया संविधान नहीं लिख दिया जाएगा, क्योंकि वो बाबा साहब ने लिखा है तो उसको चेंज करके नया संविधान ही लिख दें कुछ लोग जो उनको नहीं मानते? देखिए, इसीलिए मैं जागरूकता की बात कर रहा हूं, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, हर कोई तर्कजीवी, बुद्धिजीवी, न्यायप्रिय व्यक्ति सबको जागरूक करने की बात करता है, और हर कोई अन्याय प्रेमी भावना भड़का करके आपके इमोशंस को जगाता है लेकिन बुद्धि को बंद रखता है। इसकी रखवाली केवल और केवल भारत की जनता ही कर पाएगी। हाँ, ये अलग बात है कि जनता को अगर ऐसे बाबा साहब नहीं समझ में आएंगे, ऐसे महापुरुष हमारे समझ में नहीं आएंगे, उनको ऐसे संविधान और संविधान सभा नहीं समझ में आएगी, तो जब कुटे पिटे जाएंगे, दुत्कारे जाएंगे, तब समझ में आ जाएगी। अब ये अलग बात है कि तब तक कहीं बहुत देर न हो जाए। मैं किसी कालखंड की बात कर रहा हूं, आज ही की बात नहीं कर रहा हूं। आपने जो क्रिमिनल मैनुअल के बदले जाने की बात की, तो आपने तो पुराना कानून भी पढ़ा है, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस जी। आईपीसी लिखी गई 1860 में, 1862 में लागू हुई। चलिए, उसको 150 साल, क्या बल्कि हम कह दें 163 साल हो गए। ठीक, तो क्या उसमें संशोधन बीच में नहीं हुए हैं। दूसरी बात आप आइए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लॉ ऑफ एविडेंस 1872 में लिखा गया, तो 28 वर्ष उधर और 23 वर्ष, 22 ही मानिए, 50 और 100, 150 वर्ष पुराना वो है। क्या उसमें जरूरत पड़ने पर संशोधन नहीं हुए? और सीआरपीसी तो आपने 1973 में लिखी, 74 में 1 अप्रैल से लागू है, उसको तो भी 50 वर्ष भी नहीं हुए या होने ही वाले हैं। आप आज़ादी की बात लिखे हैं, लेकिन पुराना अंग्रेजों के ज़माने का कहते हुए इन तीनों को जो बदला गया, तो जनता ये जान पाई कि इसमें से एक तो आज़ादी की बात हम लिखे हैं, नहीं जान पाई। न जनता ये जान पाई है कि जो नया बदल के लिखा गया है, ड्राफ्ट तो आ ही गया, सदन में आ गया, हम लोग के पास है, तो उसमें कितना बदलाव किया गया। अब आपने तो पढ़ा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई बदलाव नहीं, केवल नाम का बदलाव है, कोई भी रत्ती भर बदलाव नहीं, एक भी बदलाव नहीं। बदलाव दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि 2 धाराओं को एक में जोड़ दिया, या जैसे पुराने संशोधन की वजह से पुराने कानून में जानती हैं कि धारा के बाद अगर कोई नई धारा जोड़नी है तो नंबर तो हटाएंगे नहीं, तो धारा 112 थी तो 112 को लिख दी गई थी। अब इन्होंने उसको नए क्रम में कर दिया, 112 को 112 के बाद 113 लिख दिया, तो धाराएं कुछ बड़ी संख्या में दिखेंगी, कुछ ज़्यादा दिखेंगी या कम दिखेंगी, लेकिन अंदर तो ज्यों का त्यों है। और ध्यान दीजिए कि इसी देश में वो लोग हैं जो इसको कट पेस्ट कहते हैं, कॉपी पेस्ट कहते हैं, और कहते हैं कॉपी पेस्ट करना तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन क्यों लग गया। लेकिन जब आज की सरकार, जबकि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सिस्टम है, तो पुराने किताब को ज्यों का त्यों क्यों नंबर बदलिए, 1 2 3 को एक सही फॉर्मेट में लगा दिया, और उसको बदलने में उनको 6 महीने लगे। कम से कम 15-20 जजेस को तो मैंने ही यहीं पे आलोचना लिखवाई है। सरकार ने जिम्मेदारी दी थी ना जजेस को और एपीओ लोगों को, खासकर एपीओ को, कि आप लोग गृह मंत्रालय को सुझाव दीजिए। अब मैं जितने विद्यार्थी फ़ोन कर रहे हैं, मैं सबको अलग अलग सुझाव कैसे दूं? तो यही किया कि सैकड़ों सुझाव मेरे दिमाग में थे, तो मैं अलग अलग थोड़ा करके बांट दिया सबको। वो कोई सुझाव मैं देख रहा हूँ किताब में नहीं जो नहीं बदला हुए, एक भी नहीं है। आईपीसी में इधर का चैप्टर उधर कर दिया, कानून में कोई बदलाव नहीं है, और अगर कोई बदलाव है भी तो वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए पूरे कानून को बदल देने की जरूरत थी। अब आप सोचिए कि जितनी किताबें भारत में लिखी गई हैं 1860 से आज तक, उन सभी किताबों का कोई महत्व नहीं रह गया। ज्ञान का स्तर कम हो जाएगा। परीक्षा आप देती हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को, कि अब क्या हो जाएगा कि नए कानून के अनुसार जब प्रश्न बनेंगे तो धारा संख्या ही पूछी जाएगी, अंदर तो भी पूछा ही नहीं जाएगा। जबकि अब तक प्रश्न कहाँ से बन रहे थे? संकल्पना पर, तर्क पर बन रहे थे। इससे क्या हासिल किया, वहां तक बन रहे थे, अब नहीं बनेंगे। तो एक समस्या ये देखने को मिली कि बिना किसी जरूरत के किया जाने वाला वह प्रयास है, पता नहीं उसको किया भी जाएगा कि नहीं, उसका उद्देश्य क्या है। शायद कुछ नोटबंदी जैसा है कि जिसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन कर दिया गया। और भी इस देश में दिखता है, जैसे अन्ना आंदोलन की जरूरत नहीं थी देश को, लेकिन कर दिया गया। तो अब इसकी जरूरत इन चीज़ों की किसको है, ये भी सोचना पड़ेगा, ये भी सोचने की बात है।
लेकिन जनता के मैंडेट से किया जा रहा है। तो अगर उसी जनता के मैंडेट से कह दिया जाए कि संविधान भी पुराना, अच्छा कहा भी जा रहा पुराना हो गया तब का है। और ध्यान दीजिए कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, जब हम अपनी परंपराओं की कुरीतियों की बात करते हैं तो कहते नहीं परंपराएं हमारी हैं, यानी तब पुराने की बात नहीं करते। 90% लोग जो संविधान का विरोध करने वाले में हैं, उसमें 90% लोग परंपराओं का समर्थन करते हैं और संविधान को पुराना कह के बदलने की बात करते हैं। यानी पुराने में उनको यही हटाना है, इससे पुराना वाला लाना है। तो ये जनता को समझना है कि क्या ख्वाहिश है, क्या चाहत है उनकी। और ये समझने वाले भी सब लोग नहीं हो पाते हैं। हाँ, जो मैंने 10% छोड़ दिया, वो 10% लोग इस कुछ क्रांतिकारी विचार रखते हैं, वो इससे भी कुछ अनोखा लिखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए उनको समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी पड़ेगी ना, संघर्ष करना पड़ेगा ना। कोई महात्मा गांधी यूं ही नहीं बन जाता, उसको लंगोट लपेट के पूरे देश में दौड़ना पड़ता है। कोई भीमराव अम्बेडकर यूं ही नहीं हो जाता, उसको इतनी बड़ी डिग्रियां लेनी पड़ती हैं वास्तविक ज्ञान की, और फिर उसको देश के लिए लगना पड़ता है, तब जाके मैंडेट मिलेगा ना। अच्छा लिख दिए जाने भर से नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी कम से कम वो लोग अन्वेषी हैं, साइंटिस्ट हैं एक तरह के। हम उनका अध्ययन के लिए साफ स्वागत करते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। अथॉरिटी तो इसी को रहेगी जी। तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे माध्यम से आप लोग भी सर से जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, आपको आगे भी इसी तरीके की जानकारी मिलती रहेगी। आप अन्य भी जो प्रश्न पूछना चाहते हैं सर से, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।